में आपका टेक ट्यूटर्स पे। आज से हम एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि पूरी मोंगोडीबी के बारे में होगा। तो एक वीडियो ट्यूटोरियल में मोंगोडीबी पूरा कर पाना मुश्किल है, तो हम इसको पार्ट्स बाय पार्ट्स वीडियोस में देखेंगे और इस पूरे सीरीज़ के अंदर मैं आपके साथ रहूँगा और जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मुझे लगता है कि मोंगोडीबी आज के टाइम पे बहुत ही फेमस, बहुत ही यूज़फुल डेटाबेस है। पिछले 6 सालों से मैं मोंगोडीबी पे काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि मोंगोडीबी कुछ ऐसी फ्रीडम देती है जो कि SQL डेटाबेस में प्रोवाइड नहीं करती, इसलिए मोंगोडीबी का बहुत ज़्यादा आज यूज़ हो रहा है डेवलपमेंट वर्ल्ड में। तो चलिए देखते हैं कि हम क्या कवर करेंगे इस पूरे मोंगोडीबी के कोर्स के दौरान। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे बेसिक्स ऑफ मोंगोडीबी। हम देखेंगे कि मोंगोडीबी क्या है, क्यों मोंगोडीबी इतना फेमस है, किन चीज़ों से ये डिफरेंट है हमारे SQL डेटाबेसेस से, लाइक SQL, MySQL से कैसे ये डिफरेंट है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। उसके बाद हम ये देखेंगे कि मोंगोडीबी कैसे हम अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिससे हम इजीली मोंगोडीबी सीख सकते हैं और मोंगोडीबी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम कुछ ऑपरेशंस जो मोंगोडीबी पे हम कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम CRUD ऑपरेशन से। CRUD का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। तो हम कैसे करेंगे ये चारों ऑपरेशंस मोंगोडीबी के डेटाबेस के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे एक एडवांस टॉपिक की, डेट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्शन। लाइक अगर हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा ही रिटर्न करना है अपने क्वेरी के अंदर, जैसे SQL में होता है, अगर आप सेलेक्ट स्टार करते हो तो सारे कॉलम्स रिटर्न हो जाते हैं SQL में। इसी तरह अगर हम मोंगोडीबी में हमको सारे रिटर्न करने हैं तो क्या करना पड़ेगा, और हमें कुछ स्पेसिफिक रिटर्न करना है, जैसे 5 कॉलम मेरे पास है, इसमें से 2 ही कॉलम मुझे रिटर्न करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे एक बड़े यूज़फुल टॉपिक की जिसको बोलते हैं एग्रीगेशन, और इसमें हम कॉम्प्लेक्स क्वेरीज की बात करेंगे, जैसे कि ग्रुप करना किसी डेटा को। अगर हमारे डेटा के अंदर एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें से कैसे हमें क्वेरी करना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा एग्रीगेशन। और आज के टाइम पे अगर हम मोंगोडीबी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली एक क्वेरी है एग्रीगेशन की, और ये बहुत बड़ा टॉपिक भी है, तो इसको हम मे भी 2 से 3 पार्ट में कवर करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे लुकअप, जैसे कि हमारे SQL डेटाबेस में हम जानते हैं कि ज्वाइंस होते हैं। अगर हमें 2 टेबल से डेटा को लाना है तो हमें दोनों टेबल को ज्वाइन करके डेटा को लाना होता है, या 3 टेबल को करना है तो 3 टेबल से डेटा लाने के लिए ज्वाइन करना होता है। ठीक उसी तरह अगर हमारे मोंगोडीबी में अगर हम ज्वाइन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लुकअप के अंदर। उसके बाद बात करेंगे इंडेक्सिंग की। इंडेक्सिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि अगर हमारे डेटाबेस में बहुत ज़्यादा डेटा हो गया तो उसको हम अगर इंडेक्स कर देंगे तो हमारी सेलेक्ट क्वेरी, फाइंड क्वेरी जो होगी वो बहुत फास्ट हो जाएगी। तो क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं इंडेक्सिंग की मोंगोडीबी के अंदर, वो हम इसमें कवर करेंगे। और हम कंपेयर भी करेंगे कि जो SQL में जो हमारे इंडेक्सेस अवेलेबल हैं उससे क्यों बेटर है मोंगोडीबी के इंडेक्सेस, वो भी कवर करेंगे। उसके बाद हम कवर करेंगे शार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शार्डिंग मतलब कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो गया तो अगर हमें डेटाबेस को स्केल करना है तो हम वो देखेंगे कि स्केल कैसे कर सकते हैं डेटाबेस का। उसमें हम दोनों चीज़ों की बात करेंगे, एक बात करेंगे वर्टिकल स्केलिंग की और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की, दोनों हम चीज़ें देखेंगे शार्डिंग के अंदर कैसे कर सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में हम स्केलिंग। उसके बाद हम बात करेंगे रेप्लिकेशन इन मोंगोडीबी, मतलब कि अगर हमें क्लस्टर्स में मोंगोडीबी को रखना है, मीन्स प्राइमरी सेकेंडरी बना के रखना है, तो हम क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं मोंगोडीबी के अंदर वो हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम कवर करेंगे मोंगोडीबी एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि एक DBA होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है,
और आप सब जानते हैं कि एसक्यूएल में इसका कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक उसी तरह मोंगोडीबी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, वो हम पूरी चीज़ कवर करेंगे मोंगोडीबी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। तो ये एक पूरे कोर्स का आउटलाइन है और हम पूरे कोर्स के दौरान हम इन चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। अगर कोई टॉपिक लगता है छूट गया है मुझसे और आपको वो भी पढ़ना है तो वो आप हमें बता सकते हैं, उसको भी हम इस लिस्ट में डाल देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इतना टॉपिक कवर कर लेते हैं तो हम मोंगोडीबी को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज के साथ, चाहे हम नोड.js के साथ यूज़ करें, चाहे जावा के साथ यूज़ करें, चाहे .NET के साथ यूज़ करें, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और हम ईज़िली कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं मोंगोडीबी में। चलिए तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले पार्ट की, जो हमारा है बेसिक्स ऑफ मोंगोडीबी। तो आज का जो हमारा एजेंडा है पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि आज हम किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्री रिक्विजिट बिफोर लर्निंग मोंगोडीबी। मोंगोडीबी पढ़ने से पहले हमें किन किन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हर किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमें एक प्री रिक्विजिट की ज़रूरत होती है कि हमें बेस पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या अगर चीज़ें पता है तब ये टॉपिक, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मुझे समझ में आएगा। तो मोंगोडीबी के केस में हम देखेंगे क्या क्या प्री रिक्विजिट्स हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू मोंगोडीबी। इसमें हम थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, मोंगोडीबी कब इवॉल्व हुआ, क्यों मोंगोडीबी बना, क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हमें फेस हुई एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर कि मोंगोडीबी का एवोल्यूशन हुआ। उसके बाद हम बात करेंगे टर्मिनोलॉजीज इन मोंगोडीबी। मोंगोडीबी के अंदर जो हमारे टर्मिनोलॉजीज यूज़ होते हैं, जैसे कि टेबल्स हो गए, टेबल्स को हम टेबल्स जैसे कि हमारे सिक्वल डेटाबेसेस में होते हैं तो उसको नो सिक्वल में हम क्या बोलते हैं, कॉलम को क्या बोलते हैं मोंगोडीबी के अंदर, रोज़ को क्या बोलते हैं, ये सब जो थोड़े थोड़े टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको हम क्लियर कर लेंगे क्योंकि आगे जब मैं उन टर्मिनोलॉजीज़ का यूज़ करूँ तो आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना हो कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम एक कंपैरिजन करेंगे नो सिक्वल और सिक्वल डेटाबेस के बीच में। मतलब हम देखेंगे कि नो सिक्वल डेटाबेस में क्या एडवांटेज है यूज़ करने से एज़ कम्पेयर टू सिक्वल डेटाबेस। दोनों डेटाबेसेस के कुछ ना कुछ एडवांटेज हैं, कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज हैं, तो हम एक कंपैरिजन देखेंगे इसमें और हम एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे वाई टू यूज़ मोंगोडीबी। हमें मोंगोडीबी एक्चुअली यूज़ क्यों करना चाहिए, किन किन जगहों पे अगर हम यूज़ करेंगे मोंगोडीबी तो हमें फ़ायदा होगा। उसके बाद हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मोंगोडीबी। जैसे मैंने बताया आपको कि हर चीज़ का कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है और कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होता है। तो सेम मोंगोडीबी के साथ है, मोंगोडीबी के साथ भी कुछ डिसएडवांटेज है, तो वो हम डिस्कस करेंगे डिसएडवांटेज ऑफ मोंगोडीबी के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक से, प्री रिक्विजिट्स बिफोर लर्निंग मोंगोडीबी। सबसे पहले मोंगोडीबी पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए डेटाबेसेस के बारे में, कुछ कंसेप्ट्स के बारे में डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, डेटाबेस हम क्यों यूज़ करते हैं। डेटाबेस हम यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए परमानेंटली। जैसे कि अगर हमें कोई डेटा को स्टोर करना है तो हम कोई ना कोई डेटाबेस यूज़ करेंगे, उसको डिस्क पे स्टोर करते हैं परमानेंटली। अगर हम सिक्वल डेटाबेस की बात करें तो हम डेटास को रोज़ और कॉलम के फॉर्म में स्टोर करते हैं टेबल के अंदर। हाउ डेटा इज़ मैनेज इनटू डेटाबेस। अब हम देखेंगे कि कोई डेटाबेस है उसके अंदर डेटा का मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं, मतलब कैसे हम टेबल्स बनाते हैं, उन टेबल के अंदर रो होती है, कॉलम्स होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा बहुत आपको फैमिलियरिटी होना चाहिए जेसन स्ट्रक्चर से। मतलब जेसन सबको पता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका फुल फॉर्म है। मतलब हम किसी भी चीज़ को जावा स्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कैसे स्टोर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे अभी आगे, अगर आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। उसके बाद आपको एसक्यूएल का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। बेसिक नॉलेज इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि एसक्यूएल में क्या क्या, एसक्यूएल के क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर होती हैं, ये थोड़ा बहुत पता रहेगा। ये इसलिए, ये ज़रूरी नहीं है बट इसलिए थोड़ा सा पता रहेगा तो फ़ायदा आपको मिलेगा कि जब हम कंपैरिजन करेंगे तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है एसक्यूएल की तो वो वहाँ पे बहुत फ़ायदा करेगी।
चलिए सेकेंड चीज़ हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मोंगोडीबी की। तो मोंगोडीबी, सबसे पहले मोंगोडीबी इज एन ओपन सोर्स डॉक्यूमेंट डेटाबेस एंड लीडिंग NoSQL डेटाबेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मोंगोडीबी की, ये ओपन सोर्स है। इसको हमें यूज़ करने के लिए किसी को कुछ पैसे नहीं देने हैं, ये बिल्कुल टोटली फ्री है। और ये एक लीडिंग NoSQL डेटाबेस है। NoSQL डेटाबेस हमारे पास बहुत सारे हैं मार्केट में। NoSQL का मतलब है कि इसमें हम जो RDBMS के कॉन्सेप्ट हैं, रिलेशनल डेटाबेस के जो कॉन्सेप्ट हैं, वो यूज़ नहीं होते, ये नॉन रिलेशनल है। लाइक उसमें जैसे कि हमारा रिलेशनल में जैसे हमारा प्राइमरी की होता है, फॉरेन की होता है, कॉम्प्लेक्स ज्वाइंस होती हैं, वो इसमें नहीं होती। और अगर हम NoSQL की बात करें तो बहुत सारे हमारे पास डेटाबेस अवेलेबल हैं NoSQL के भी। लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर हम बात करते हैं अमेजॉन के NoSQL डेटाबेस की, जो कि DynamoDB है। DynamoDB एक बहुत अच्छा डेटाबेस है, लेकिन प्रॉब्लम यह है DynamoDB के साथ कि वो पेड है, आप उसको फ्रीली यूज़ नहीं कर सकते, आपको पे करना होगा जब आप DynamoDB यूज़ करेंगे तो। लेकिन MongoDB के साथ ऐसा नहीं है, एक ओपन सोर्स है और ये फ्रीली अवेलेबल है। MongoDB को जो डेवलप किया वो किया एलियट और ड्विस्ट ने 2007 में। क्यों डेवलप हुआ? एलियट और ड्विस्ट एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे और उनको अपने डेटाबेस को बेसिकली स्केल करना था। तो उन्हें लगा कि स्केलिंग टर्म्स में, स्केलिंग की अगर हम बात करें तो SQL डेटाबेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उनको स्केल करने में। इसे स्केल के लिए MongoDB में शार्डिंग यूज़ होता है, उसको हम आगे वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हुई एलियट को और ड्विस्ट को। तो उन्होंने सोचा कि एक ऐसा डेटाबेस बनाया जाए जिसको स्केलिंग करना बहुत ही आसान हो। अगर हमारे पास डेटा का जो अमाउंट होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ह्यूज अमाउंट हो जाता है, तो उसको बहुत आसानी से हम स्केल कर सकें। तो उसके लिए उन्होंने 2007 में ये MongoDB का डेवलपमेंट करना स्टार्ट किया, उन्होंने बनाया। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि MongoDB लिखा किस लैंग्वेज में गया है। तो MongoDB लिखा गया है C++। ये टोटली C++ में लिखा गया है MongoDB जो डेटाबेस है। अच्छा, इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। MongoDB की एक खास बात है कि MongoDB जो डेटा स्टोर करता है वो की वैल्यू पेयर में करता है, रोज और कॉलम्स में नहीं करता, ये की वैल्यू पेयर में करता है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। अच्छा, इसके बाद हम बात कर लेते हैं वो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि MongoDB यूज़ करती हैं एक्सटेंसिवली। तो इसमें बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का नाम है, मैं कुछ यहाँ पे मैंने लिख दिया है, जैसे एडोबी, लिंक्डइन, ईबे, सैप। ये जो कंपनीज़ हैं ये जाइंट कंपनीज़ हैं, सबको पता है, और ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ये यूज़ करते हैं MongoDB अपने प्रोडक्ट के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बात करते हैं की वैल्यू पेयर्स की, मतलब जेसन की। तो सबको पता है कि जेसन मीन्स जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो इसमें हर चीज़ एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होता है। तो जैसे हम बात करें, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमारे 3 की हैं, जैसे एज, नेम और मैसेजेस। एज, नेम, मैसेजेस को हम क्या बोलेंगे? कीज़ बोलेंगे। और जो राइट साइड में है कोलन करके जो आगे वैल्यूज लिखी हैं उसको बोलेंगे वैल्यू। तो की वैल्यू, एज की है, वैल्यू है 23, नेम की है और श्रीनिवास है वैल्यू, मैसेजेस की है और इसका जो वैल्यू है वो एक एरे है। तो हाँ, यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स हम रख सकते हैं वैल्यू के अंदर। ठीक है, तो हमारा जो की होगा वो हमेशा स्ट्रिंग होता है, ये तो 100% श्योर है कि वो हमेशा स्ट्रिंग होगा। लेकिन जो वैल्यू होगी, वैल्यू वो प्रिमिटिव भी हो सकती है और नॉन प्रिमिटिव भी हो सकती है। प्रिमिटिव मतलब कि जैसे स्ट्रिंग हो गया हमारा, इंटीजर हो गया, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। जैसे कि 23 एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर है, श्रीनिवास जो है वो भी एक स्ट्रिंग के फॉर्म में स्टोर है, इसलिए इसको बोलेंगे प्रिमिटिव। जो मैसेजेज है वे हमारा स्टोर है एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स के फॉर्म में। तो ये एरे ऑफ स्ट्रिंग भी हो सकता है कि अगेन एक ऑब्जेक्ट हो सकता है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक अगेन एरे हो, जिसको हम लोग एम्बेडेड ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। तो बेसिकली की वैल्यू पेयर्स इस तरह से दिखती है। अगर हम बात करें तो जिनको की वैल्यू पेयर्स के बारे में नहीं पता है
वो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि की वैल्यू पेयर्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है। इसके बारे में और हम डिटेल में बात करेंगे जब हम क्वेरीज देखेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं फिर। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं मोंगोडीबी के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा ये एक टेबल है। उस टेबल का जो नाम है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो टोटली आपका जो है सिक्वल से रिलेटेड है। मतलब सिक्वल में डेटाबेस, डेटा हम कैसे स्टोर करते हैं, जैसे जो RDBMS हमारा होता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें डेटा कैसे स्टोर होता है। तो उसमें डेटा जो स्टोर होता है टेबल के फॉर्म में होता है। तो इसमें जो टेबल का जो नाम है वो स्टूडेंट है, और कॉलम्स कौन कौन से हैं, हमारे रोल नंबर, नेम, फ़ोन, ये सब क्या है, कॉलम्स हैं। उसके बाद जो रोज़ होते हैं उनको हम रो बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट रो जो है 1, रोल नंबर 1, नेम एलेक्स और फ़ोन 444-123, इनको बोलते हैं रोज़ या टपल। ठीक है, और पूरे उसको हम बोलेंगे टेबल। और कॉलम आपको पता ही है, कॉलम मैंने बता ही दिया कि रोल नंबर, नेम और फ़ोन यहाँ पे क्या है, कॉलम है। तो होप आपको RDBMS के टर्म्स समझ में आ गए होंगे। जैसे हमारा टेबल होता है, कॉलम होता है, रो होता है, ये एक बेसिक चीज़ है, ये आपको जनरली समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब राइट साइड पे जो ये फिगर है, जो ये डायग्राम है, इसमें एक कंपैरिजन किया गया है कि SQL में वही चीज़ें हम किस चीज़ को बोलते हैं और MongoDB में उसका ठीक क्या नेम है। तो जो डेटाबेस है, डेटाबेस हम SQL टर्म्स में डेटाबेस बोलते हैं, MongoDB में भी उसको हम डेटाबेस ही बोलते हैं, कुछ अलग नहीं बोलते। हाँ, सेकेंड चीज़ जो टेबल्स है, टेबल्स को हम बोलते हैं कलेक्शन। MongoDB में उसको बोलते हैं कलेक्शन, टेबल नहीं बोलेंगे, कलेक्शंस बोलेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद है रोज़। रोज़ को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स। और डॉक्यूमेंट्स, और जो डॉक्यूमेंट्स स्टोर होती हैं MongoDB के अंदर, वो बेसन में स्टोर होती हैं, बीसॉन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो उसके बाद जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स को हम बोलते हैं फील्ड्स। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, डेटाबेस को हम डेटाबेस बोलेंगे, टेबल्स को कलेक्शंस बोलेंगे, रोज़ को बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स और कॉलम को बोलेंगे फील्ड्स। चलिए, ये टर्मिनोलॉजीज हैं, ये आपको याद रखनी है, ये हम बार बार यूज़ करेंगे जब कोई क्वेरी लिखेंगे या फिर हम MongoDB के किसी भी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, अब हमने आपको ये समझाने की इस फिगर में कोशिश की है कि एक आपका टेबल है टिपिकली RDBMS के अंदर, लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो SQL है, और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो ये आपका MongoDB है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो एक टेबल है जिसके कॉलम कौन कौन से हैं, ID है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एज है, नेशनैलिटी है, एड्रेस है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 है। अच्छा, और इसमें 3 रोज़ हैं, मतलब 3 हमारे पास इसमें रोज़ हैं। तो ये तो SQL के टर्म में हो गया। अच्छा, अब अगर हम MongoDB के बारे में बात करेंगे तो रोज़ को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स और कॉलम को बोलते हैं हम कि वैल्यूज़। ठीक है, तो चलिए, जो फर्स्ट हमारा जो रो है, ID 1, फर्स्ट नेम मुनीर, लास्ट नेम नियाजी, एज 27, नेशनलिटी पाकिस्तान, एड्रेस लाइन 1 स्ट्रीट 1, एड्रेस लाइन 2 स्ट्रीट 2। ठीक इसी तरह इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है MongoDB में वो इस तरह होता है। एक हमारे पास अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो फर्स्ट वाला जो राइट हैंड साइड का फर्स्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है उसमें देखो ID है। ठीक है, तो अंडरस्कोर ID MongoDB में बिल्ट इन होता है, जो कि प्राइमरी की का भी काम करता है। इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। उसके बाद देखो हम फर्स्ट नेम को कैसे स्टोर करते हैं, फर्स्ट नेम कोलन मुनीर, फर्स्ट नेम इज लाइक अ की एंड मुनीर इज लाइक अ वैल्यू। उसके बाद लास्ट नेम अगेन एक की है और इसमें नियाजी, एज 27 है और नेशनलिटी पाकिस्तान है। उसके बाद जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस को देखो, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2। तो यहाँ पे जो SQL की बात करोगे तो उसमें हमने 2 कॉलम लिया है, इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया है एड्रेस नाम का, और फिर उसमें हमने लाइन 1 की के अंदर स्ट्रीट 1 स्टोर कर दिया है, लाइन 2 के अंदर स्ट्रीट 2 स्टोर कर दिया है। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट रो रिप्रेजेंट होता है एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, इसको हम डॉक्यूमेंट बोलेंगे, एक पर्टिकुलर रो को MongoDB के अंदर, एक डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक उसी तरह अगर आप सेकेंड रो के लिए बात करोगे, जैसे विलियम है, वर्ड्सवर्थ है, 21, इंग्लैंड, लेन 1, लेन 2, इसको हम इस तरीके से स्टोर करेंगे।
थर्ड वाले को बात कर लो, थर्ड वाले भी इजिप्ट, जो अहमद जवाली 22 इजिप्ट बिल्डिंग भी है, ठीक इस तरह से स्टोर करेंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास 3 रोज़ हैं और इसमें हम बोलेंगे हमारे पास 3 डॉक्यूमेंट हैं और एक डॉक्यूमेंट हमारा एक जेसन रिप्रेजेंट करता है। एक डॉक्यूमेंट मतलब एक जेसन, तो 3 हमारे पास जेसन है इसके मोंगोडीबी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि जैसे कि हमारा एसक्यूएल में कोई टेबल होता है तो ठीक उसके करस्पॉन्डिंग मोंगोडीबी में हम उसको कैसे स्टोर करते हैं, ये मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। होप आपको ये समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं कि सिक्वल और नो सिक्वल डेटाबेसेस के अंदर क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो जो हमारा सिक्वल होता है वो एक होता है रिलेशनल डेटाबेस और नो सिक्वल जो होता है नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। अच्छा, अब रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है? रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि जैसे कि हमारा 2 टेबल है तो दोनों टेबल के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है और वो रिलेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कीज़ अवेलेबल होते हैं एसक्यूएल के अंदर, जैसे प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फॉरेन की, इस तरह से अवेलेबल होते हैं। तो नो सिक्वल में हमारे पास कोई भी कीज़ का कंसेप्ट नहीं है, प्राइमरी की का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। तो ये बिल्कुल जो हमारे कलेक्शंस होते हैं, ये जो हमारे कलेक्शंस होते हैं वो नॉन रिलेशनल होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में क्या होता है कि एसक्यूएल एक टेबल बेस्ड है, मतलब जो डेटा स्टोर होता है हमारे एसक्यूएल में वो टेबल के फॉर्म में होता है। और नो सिक्वल में कैसे होता है? नो सिक्वल को हम डॉक्यूमेंट बेस्ड बोलते हैं। इसका मतलब कि नो सिक्वल में हमारा जो स्टोर होता है डेटा वो कलेक्शंस के फॉर्म में होता है। ये डॉक्यूमेंट बेस्ड इसको बोलते हैं कि मतलब कि एक कलेक्शन को हम बोल सकते हैं कलेक्शन इज अ ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, जैसे कि टेबल हमारा ग्रुप होता है किसका, कलेक्शन किसका होता है, रोज एंड कॉलम का। ठीक उसी तरह हमारे कलेक्शन जो होता है वो ग्रुप होता है डॉक्यूमेंट का, सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है। ठीक है, चलो अगर हम एसक्यूएल की बात करें तो इट हैज़ प्री डिफाइंड स्कीमा फॉर स्ट्रक्चर डेटा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें एसक्यूएल में कोई टेबल बनाना है तो सबसे पहले उसका हमें स्कीमा डिफाइन करना होता है। स्कीमा का मतलब यहाँ पे होता है, टेक्निकल टर्म है स्कीमा, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि हमारा टेबल जो है कैसे दिखेगा। इसका मतलब चलो मैं बात कर लेते हैं इस वाले इसकी। तो इसका जो स्कीमा है, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में एसक्यूएल की बात करें तो इसके जो स्कीमा के अंदर है आईडी, नेम, लास्ट नेम, एज, नेशनलिटी, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, ये स्कीमा के अंदर डिफरेंट फील्ड्स हैं और इनका टाइप, आईडी का टाइप कुछ होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लें अगर नंबर या हमारा इंटीजर, फर्स्ट नेम हमारा मान लो कि फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग है मान लो, लास्ट नेम भी स्ट्रिंग मान लो, एज भी मान लो कि नंबर है ये या इंटीजर है, नेशनलिटी हमारा मान लो कि ये भी हमारा एक स्ट्रिंग है, एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2 बोथ स्ट्रिंग है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा जो सिक्वल डेटाबेस है उसमें जो है स्कीमा आपको पहले से डिफाइन करना होता है कि जो हमारा टेबल दिखेगा उसमें क्या क्या चीज़ें होंगे, उसके क्या टाइप्स होंगे। ठीक है, वो डिफाइन करने के पहले आप कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते हो एसक्यूएल के टेबल्स क्रिएट करना और डेटा स्टोरी नहीं कर सकते उसमें आप। नो सिक्वल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। नो सिक्वल को हम बोलते हैं डायनेमिक स्कीमा, या इसको कभी कभी बोला जाता है स्कीमा लेस है ये, मतलब इसमें स्कीमा की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है नो सिक्वल का सिक्वल के कंपैरिजन में, क्योंकि कभी कभी हमें ये नहीं पता होता है कि हमारा जो डेटा का फॉर्मेट है जो हमारे पास आने वाला है वो किस तरह का है। हो सकता है कि हमारे पास जो डेटा है पहली बार 4 फील्ड आए, हो सकता है कि अगली बार 5 फील्ड आए, अगली बार 6 फील्ड आए। हो सकता है कि जब हमारा पहली बार कोई की आ रहा है वो स्ट्रिंग हो, अगली बार हो सकता है कि नंबर है वो। तो ऐसे केसेस में जहाँ पे हमें डेटाबेस का स्कीमा नहीं पता होता है, डेटा के बारे में नहीं पता होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, वहाँ पे नो सिक्वल इज़ बेस्ट फिट। चलो इसके बाद हम देखते हैं एसक्यूएल आर वर्टिकली स्केलेबल। अच्छा, 2 तरह की देखो स्केलिंग होती है, एक होती है वर्टिकल स्केलिंग, एक होता है कि
हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम बात करेंगे कैसे हम स्केलिंग कर सकते हैं डेटाबेस को। और ये मेन रीज़न था कि NoSQL का इवॉल्व हुआ, MongoDB का इवॉल्व हुआ। मैंने बताया था कि जब क्रिएटर्स जो थे MongoDB के यही प्रॉब्लम फेस कर रहे थे डेटाबेस के अंदर, रिलेशनल डेटाबेस के अंदर, तो उन्होंने इसको इवॉल्व किया। तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं वर्टिकल स्केलिंग और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की यहाँ पे, कि थोड़ा क्लियर हो जाए आपको। फिर आगे तो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे ही। तो वर्टिकल स्केलिंग क्या होता है कि जैसे हमारा कोई डेटा है और किसी मशीन के ऊपर स्टोर है, कहीं डेटा हमारा कहीं ना कहीं किसी मशीन के ऊपर ही स्टोर होगा, किसी डिस्क के अंदर स्टोर होगा, वो किसी मशीन के अंदर होगा। चलो, अब क्या हुआ कि हमारा डेटा बहुत ज़्यादा हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक हम ले लेते हैं कि हमारा मान लो कोई मशीन है, उसमें 10 GB का रैम है, 10 GB का डिस्क है और उसमें कुछ रैम है हमारा। तो हम जो डेटा स्टोर करते हैं वो करते हैं डिस्क के ऊपर, दोनों में, SQL में या NoSQL में हम डिस्क के ऊपर स्टोर करते हैं। तो कल के दिन हमारा क्या हुआ कि डेटा ज़्यादा हो गया। जैसे कि बहुत बड़ी बड़ी साइट्स की बात करें, जैसे फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, उनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डेटा बढ़ रहा है, डेटा की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो मान लो कि एक ऐसा टाइम आ गया कि डेटा बहुत ज़्यादा हो गया और वो मशीन पे नहीं आ रहा है, 10 GB के मशीन पे नहीं आ रहा है। तो हमारे पास देखो दो ऑप्शन है यहाँ पे। एक ऑप्शन ये है कि हम मशीन की डिस्क की साइज बढ़ा दें, जैसे 10 GB था तो हम 20 GB कर दें, ठीक है। तो फिर हम उसमें 10 GB और डेटा रख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या हमारे पास है, दूसरा ऑप्शन ये है कि हम एक और उस मशीन को हम टच ना करें और एक हम और मशीन वहाँ पे क्रिएट कर दें, और जब ये फुल हो गया फर्स्ट वाला मशीन, तो अब जो डेटा है वो उस मशीन के अंदर स्टोर हो। करेक्ट। तो दो चीज़ें हैं, दो हमारे पास ये अप्रोच हैं। तो जो फर्स्ट वाला अप्रोच था कि हम एक ही मशीन के डिस्क को बढ़ा रहे थे, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल स्केलिंग। तो SQL डेटाबेस के अंदर वर्टिकल स्केलिंग ही पॉसिबल है। और जो सेकंड वाली अप्रोच हम जब बात कर रहे थे कि हम एक और मशीन क्रिएट कर दें उसी मतलब वैसे ही, और मे बी उसका साइज भी ज़्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना डेटा हमको स्टोर करना है। तो इसको जो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। मतलब डेटा को जो हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं, डेटा को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं डिफरेंट मशीन्स पे, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अच्छा, वर्टिकल स्केलिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? सपोज कि आप एक ही मशीन पे उसका आप डिस्क साइज बढ़ाते जा रहे हो और उसी के डेटा को स्टोर करते जा रहे हो। मान लो आगे आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा डेटा हो गया। सबसे पहली चीज़ तो प्रॉब्लम होगी सर्चिंग में, कि अगर आपका डेटा एक ही जगह आप स्टोर करके रख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, जब डेटा का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा तो सर्चिंग बहुत स्लो हो जाएगी उस केस में। इसको अच्छे से समझने के लिए एक और एग्जांपल ले सकते हो। जैसे कि आप एक रूम इमेजिन कर लो। तो अगर कोई छोटा सा रूम है और उसमें ढेर सारा सामान रखा हुआ है आपका, तो उस पर्टिकुलर सामान को, किसी पर्टिकुलर सामान को उस छोटे से रूम में सर्च करना बहुत आसान है। आप जाके उतने ही अमाउंट ऑफ एरिया में आपको सर्च करना है। अब मान लो एक बहुत बड़ा रूम है और उसमें आपकी चीज़ें रखी हुई हैं, तो उसमें सर्च करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि आपको बहुत बड़ा एरिया आपको कवर करना पड़ेगा किसी चीज़ को सर्च करने के लिए। ठीक यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ हो सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम एक ही मशीन पे ज़्यादा डेटा रखेंगे तो सर्चिंग बहुत स्लो हो जाएगी। तो एक तो ये डिसएडवांटेज है वर्टिकल स्केलिंग का। सेकेंड जो डिसएडवांटेज है कि अगर मान लो वो मशीन फेल हो गई, किसी XYZ रीजन से वो मशीन डाउन हो गया, तो आपका पूरा एप्लीकेशन जो है वो बैठ जाएगा, क्योंकि डेटा हम सारा एक ही जगह स्टोर कर रहे थे, अब वही मशीन चली गई। इट मीन्स कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर का भी इशू इसमें होता है, कि एक अगर पॉइंट फेल हो गया तो मेरा पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। इसके ठीक अपोजिट अगर हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग की बात करें, जो कि NoSQL डेटाबेस के अंदर होती है, तो अगर मान लो दोनों केसेस की बात करते हैं कि हम डेटा क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करके रख रहे हैं डिफरेंट मशीन्स पे। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करके रख रहे हैं डिफरेंट मशीन्स पे, तो क्या होगा कि अगर मान लो कि एक मशीन फेल भी हो गया, तो कुछ डेटा हमारे पास अवेलेबल रहेगा जो अदर मशीन्स पे हम स्टोर करके रखे हैं। तो हमारा पूरा एप्लीकेशन नहीं बैठेगा, मे बी उसका कुछ पार्ट बैठ जाए, तो एप्लीकेशन हमारा चलता रहेगा। सेकंड जो डिसएडवांटेज था कि हम डेटा को चंक्स में रख रहे हैं, थोड़े अमाउंट में रख रहे हैं डिफरेंट मशीन्स पे, तो डेटा की जो सर्चिंग होगी वो फास्ट होगी।
तो ये जो एडवांटेज है मोंगोडीबी का, बेसिकली सारे नो सिक्वल डेटाबेसेस का, वो बहुत ही ज़्यादा वेटेज रखता है सिक्वल के इस सिक्वल के कंपैरिजन में। अच्छा, एसक्यूएल जो होता है इट इज़ नॉट फिट फॉर हेरेडिकल वर्क, और जो हमारा नो सिक्वल होता है वो वेरी बेस्ट फिट फॉर हेरेडिकल वर्क एज इट फॉलोज की वैल्यू पेयर वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। अगर आपको हेरेडिकल काम करना है तो उस केस में नो सिक्वल बेस्ट होता है एज़ कम्पेयर टू सिक्वल के फॉर्म में, क्योंकि वो डेटा जो स्टोर होता है वो की वैल्यू पेयर्स के फॉर्म में होता है। तो ये कंपैरिजन था नो सिक्वल डेटाबेस और सिक्वल डेटाबेस के अंदर। होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि हम मोंगोडीबी भाई यूज़ क्यों यूज़ करें मोंगोडीबी, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो कंपैरिजन जब हम कर रहे थे तो आपने काफ़ी चीज़ें उसमें क्लियर हो गई होंगी कि हमको मोंगोडीबी क्यों यूज़ करना चाहिए। चलिए, सबसे पहला स्पीड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम वर्टिकल स्केल कर दें चीज़ों को, वर्टिकल स्केल करते हैं तो चीज़ें स्लो हो जाती हैं, तो हॉरिजॉन्टल स्केल करेंगे तो चीज़ें फास्ट हो जाएंगी। और भी बहुत सारे रीज़न है स्पीड की, क्योंकि मोंगोडीबी की जो स्पीड है बहुत फास्ट है। क्यों फास्ट है, इसके बहुत सारे रीजन्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे जब कोर्स हमारा आगे चलेगा तो इसमें हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसके जो हमारे स्टोरेज इंजन है, कैसे डेटा स्टोर होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, कि सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। तो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे आगे जैसे जैसे कोर्स हमारा बढ़ेगा। चलो, उसके बाद है सिंप्लिसिटी का मतलब है कि डेटाबेस जो मोंगोडीबी है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। उसको आप सीखने के लिए आपको कोई एक्सपर्ट चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे कि अगर हम याद होगा आपको, अगर आप कॉलेज में पढ़ते होगे तो जो सिक्वल डेटाबेसेस होते हैं, आरडीबीएमएस होते हैं, उसमें नॉर्मलाइजेशन करना बड़ा ज़रूरी है डेटा को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए। तो ये सब सारी चीज़ें हमारे मोंगोडीबी के अंदर नहीं है। बहुत ही आसान है, बहुत ही फ्लैट स्ट्रक्चर है। डेटा को की वैल्यू पेयर में ही स्टोर करना है। अगर आपको जेसन आता है तो आप इजीली इसको ग्रैब कर सकते हो। चलो, सेकेंड चीज़ है स्पेसीनेस। इसमें आपको मोंगोडीबी में आपके पास अगर बहुत ज़्यादा डेटा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, तो आपको स्पेस के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगेन लाइक हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, अगर आप वर्टिकल स्केलिंग में हो तो आप कितना मशीन को स्केल कर लोगे, बहुत ज़्यादा स्केल नहीं कर पाओगे आप। कितना एक मशीन का डेटा, कितना डिस्क साइज कितना बढ़ा लोगे आप। लेकिन हॉरिजॉन्टल पे हो तो आप कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत स्पेस है, स्पेस का टेंशन नहीं है इसमें मोंगोडीबी में। ऑटो शार्डिंग, चलो शार्डिंग की हमने बात करी ली कि हमको वर्टिकल स्केलिंग जो आरडीबी में इसमें है, ठीक उसी का जो करस्पॉन्डेंस इसमें जो है हमारे मोंगोडीबी में जो है वो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग है। तो वो हम शार्डिंग के थ्रू ही बेसिकली उसको अचीव करते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। चलिए आगे देखते हैं रेप्लिकेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बड़ा एडवांटेज हम कह सकते हैं मोंगोडीबी का। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि प्राइमरी सेकेंडरी का कॉन्सेप्ट रखना। जैसे कि हमारा इसमें 3 क्लस्टर नोड भी होता है, 5 क्लस्टर नोड भी होता है। तो अगर हम डेटा डिफरेंट क्लस्टर्स में रखते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि कल के दिन मान लो कि हमारा कोई एक डेटाबेस फेल हो गया, तो हमारे पास जैसे हमने 3 नोड क्लस्टर में रखा है तो उसमें अगर फेल भी हो गया तो हमारे 2 बेसेस में वैल्यूज़ हैं और वहाँ से हमको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो रेप्लिकेशन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, कैसे हम रेप्लिकेशन अचीव कर सकते हैं आने वाली वीडियोज़ में। ठीक है, इसके बाद हमारा जो मोंगोडीबी है वो जियोग्राफिकल इंडेक्सेस भी आसानी से इसमें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि जो लोकेशन डेटा होता है, जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के फॉर्म में स्टोर करते हैं हम डेटाबेसेस के अंदर, तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है मैप रिड्यूस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जनरली हम मैप रिड्यूस यूज़ नहीं करते अब, क्योंकि बहुत ही पावरफुल हमारे पास एग्रीगेशन फ्रेमवर्क है। हालांकि हम मैप रिड्यूस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड जो वे है करने का, अचीव करने की चीज़ों को, वो है एग्रीगेशन। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने देख ली कि हमें मोंगोडीबी क्यों यूज़ करना चाहिए, क्यों ये बेस्ट है, क्यों ये
एज कंपेरिजन RDBMS की तुलना में क्यों ये अच्छा है। ठीक है, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा MongoDB ही यूज़ करना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन आपको रिक्वायरमेंट में अगर ये फिट बैठती है तो MongoDB आप ज़रूर यूज़ कीजिए अपने एप्लीकेशन के अंदर। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में कि अच्छा तो डिसएडवांटेज क्या है MongoDB के। हमने बहुत सारे एडवांटेज के बारे में बात किया, तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे मैंने बताया शुरू में आपको कि हर चीज़ का एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। सबसे पहले जो डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं MongoDB का, वो है कि यूसेज ऑफ मेमोरी दैट विल नीड अ लॉट ऑफ रैम। एक्चुअली जो डेटा स्टोर होता है MongoDB के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में होता है और उसमें काफ़ी एम्बेडेड डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। एम्बेडेड मतलब नेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमको कोई भी जो क्वेरी परफॉर्म करनी होती है MongoDB के अंदर, तो सबसे पहले वो जो डिस्क से डेटा उठ के रैम में आता है और रैम में वो प्रोसेसिंग होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एम्बेडेड कलेक्शंस हैं, तो अगर नेस्टेड कलेक्शंस है तो ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ को हमें बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, उसके बाद लेस फ्लेक्सिबिलिटी विथ क्वेरिंग। लेस फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि इसमें आपको उतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती। अगर हमको मान लो कि 3 टेबल से 4 टेबल से डेटा लाना है, एक साथ ज्वाइन करके लाना है डेटा, तो उतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमको इसमें MongoDB में अवेलेबल नहीं है जितनी कि RDBMS के डेटाबेसेस के अंदर हैं। हमारा ज्वाइन होता है MongoDB में, लेकिन अभी तक वो 2 टेबल तक ही सीमित है। मे बी इन फ्यूचर, MongoDB अभी इवॉल्विंग फेज़ में है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, जैसे कि 2007 में ही आया था ये, तो 12-13 साल हुए, तो अभी भी इवॉल्व हो रहा है। तो हमारे पास ज्वाइंस अवेलेबल हैं, लेकिन उतने पावरफुल ज्वाइंस अवेलेबल नहीं हैं जितने कि हमारे RDBMS के अंदर हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है नो सपोर्ट फॉर ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन जैसे आप जानते हैं कि ट्रांजेक्शन की जो प्रॉपर्टी होती है, जो एसिड प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स की होती है, वो MongoDB के अंदर नहीं है 4.2 के पहले। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम लेटेस्ट जो वर्जन है MongoDB का वो 4.2 है। तो 4.2 में ट्रांजेक्शन्स के रिलेटेड हमारे पास कुछ नई चीज़ें इवॉल्व होके आई हैं जो कि ट्रांजेक्शन्स भी सपोर्ट करती हैं, लेकिन 4.2 के पहले नहीं। 4.2 के पहले ट्रांजेक्शन्स का सपोर्ट नहीं था MongoDB के अंदर। अच्छा, अब आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा कि ट्रांजेक्शन्स में किन ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि कभी भी अगर हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं पैसे के बारे में, जैसे कि बैंक हो गया, तो आप अगर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पर पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो मान लो कि बीच में ही कुछ चीज़ें ट्रांजेक्शन, जैसे कि आपके अकाउंट से पैसा तो कट गया लेकिन दूसरे के अकाउंट में वो ऐड नहीं हुआ, बीच में कुछ ऐसी चीज़ें आ गई जिससे वो ट्रांजेक्शन फेल हो गया। तो हमें रिवर्ट अगर करना है उस ट्रांजेक्शन को, मतलब रिवर्ट करना है, तो ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन्स जो हैं उसमें MongoDB में पॉसिबल नहीं है, उसको हमको मैनुअली करना होता है कुछ क्वेरीज लिख के एक्स्ट्रा। लेकिन जो SQL के अंदर है वो ये ऑटोमेटिक होता है, उसमें ट्रांजेक्शन्स का हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि डिसएडवांटेज है MongoDB का। मुझे भी लगता है कि जब हम पैसों के बारे में आते हैं, बात करते हैं, या फिर कोई ट्रांजेक्शन्स के बारे में बात करते हैं, तो वो बेसिकली रिवर्ट करने में थोड़ा सा ज़्यादा हमें एफर्ट डालना होता है MongoDB के अंदर। कॉन्करेंसी इशूज़ मुझे नहीं लगता है बहुत बड़ा इशू है MongoDB का, लेकिन तभी मैं इसको समझा देता हूँ क्या कहने का मतलब है यहाँ पे। जैसे कि हमने बात की कि MongoDB में हम डेटा को डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर रख सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम 3 नोड क्लस्टर की बात करें तो उसमें क्या होता है कि हमारा एक प्राइमरी नोड होता है और 2 सेकेंडरी नोड होता है। तो प्राइमरी नोड जनरली हम रखते हैं राइटिंग के लिए, और सेकेंडरी नोड जो रखते हैं वो हम रखते हैं रीडिंग के लिए। तो जैसे कि मान लो कि अब क्या हुआ कि हमारे 3 जो डेटाबेस है वो अलग अलग मशीन्स पे स्टोर हैं, तीनों जो नोड हैं अलग अलग मशीन्स पे स्टोर हैं। तो अगर राइट हुआ, मतलब कोई भी अगर एप्लीकेशन से राइट की रिक्वेस्ट आई तो हमारे प्राइमरी पे राइट हो गया, तो सेम जो जिस टेबल में, जिस कलेक्शन में, जिस रिकॉर्ड में चेंज हुआ है वो रिकॉर्ड रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारे सेकेंडरी के अंदर भी। तो वहाँ क्या होता है, वो सिंकिंग होती है कि ठीक है जो रिकॉर्ड वहाँ पे अपडेट हुआ है वो इसमें सिंक हो जाए सेकेंडरी में,
तो क्या होता है कि जब सिंक हो जाता है तो दोनों का जो डेटाबेस का जो डेटा होता है वो सेम हो जाता है। तो जो सिंकिंग में थोड़ा टाइम लगता है, मे बी मिली सेकेंड्स या कुछ भी लगता है। तो अगर हमारा वहाँ पे नेटवर्क इतना फास्ट नहीं है तो मे बी कंकरेंसी का इशू वहाँ आ सकता है कि मान लो कि यहाँ पे कोई रिकॉर्ड ए है जो कि अपडेट हो गया हो प्राइमरी पे, और सेकेंडरी पे अभी उसका सिंकिंग नहीं हुआ है, तो अगर उसी टाइम सेकेंडरी पे रीड रिक्वेस्ट आ गई तो आपको पुराना डेटा मिलेगा, ना कि अपडेटेड वाला। तो ये थोड़ा सा कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस के इश्यूज आते हैं। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं जो कि मोंगोडीबी के अंदर हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़े डिसएडवांटेजेस हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कैसी एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसके हिसाब से आप ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें मोंगोडीबी यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में। ये तो एक इंट्रो वीडियो था। तो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आपको समझ में आ गई होंगी कि हमें NoSQL डेटाबेस यानी मोंगोडीबी क्यों यूज़ करना चाहिए, NoSQL में मोंगोडीबी ही क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली फ्रीली अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे, और आगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम इन एजेंडाज पे हम बात करेंगे। जैसे 2 डेज़ के एजेंडा हो गए, हाँ इस वाले पे हम बात करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट आज कवर किया है बेसिक ऑफ मोंगोडीबी। उसके बाद हम देख लेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं, फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।